Hello everyone, myself Avijit Sinha, and I'm here with our new chapter, chapter number 4, agriculture. And in our previous chapter, chapter number 1, resource and development, we already discussed about resources, types of resources, classification, factors responsible for depletion of resources, how we conserve or measures for conservation of resources, and globally how to conserve resource and what were the steps had already been taken to conserve resources and many more things in the previous chapter, that is soil types, classification of soils, textures, colors, and many more. Now in this chapter we have to discuss about agriculture, which is depend on land resource. And land resource we had already discussed in chapter number 1. So if you are interested to know about land resource and many other resources which is related to agriculture, see my previous videos which is available on my this channel. Okay, now come to the main point, that is chapter number 2 is forest and wildlife. It is already read in class 9. क्लास 9 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है या फिर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है. एंड चैप्टर नंबर 3 इज़ वाटर रिसोर्स. वाटर रिसोर्स ऑलरेडी रिसोर्सेज चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि वाटर रिसोर्स क्या है और वाटर रिसोर्स कैसे यूज़ होता है, कैसे हम वाटर को रिसोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं. तो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, डैम क्रिएट करके, या फिर वाटर का बेनिफिट क्या है डेली यूजेस को लेकर, डोमेस्टिक यूज़ को लेकर, एंड मेनी अदर्स. सो चैप्टर नंबर 2 is deleted from your syllabus, and from chapter number 3 it's water resources only. Map will come in your exam. Okay, now in this chapter agriculture we are going to discuss about types of agriculture or farming methods and classification of crops. ऑब्वियस है, हमने पहले रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि उसका टाइप्स क्या होता है, कैसे उसको क्लासिफाइड करते हैं. ठीक है, सॉइल के बारे में पढ़ा कि सॉइल को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, कैसे उसको क्लासिफाइड करते हैं. जबकि सॉइल के टाइप्स में हमने क्या देखा था, सिर्फ 2, फर्टाइल, इनफर्टाइल. बट जब उसको कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाइड किया गया, तो उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके टेक्सचर के बेस पे. तो उसी तरह से एग्रीकल्चर को, फार्मिंग मेथड को भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ प्रिमिटिव एंड सेकेंड वन इज़ मॉडर्न. प्रिमिटिव मीन्स जो ओल्डन टाइम में लोग यूज़ किया करते थे, ओल्डन टेक्निक्स था, एंड नाउ इज़ मॉडर्न. तो मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड अर्लियर एग्रीकल्चर. टाइप्स ऑफ फार्मिंग को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग. बट इसी सब्सिस्टेंस फार्मिंग को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव. रीज़न क्या है वो भी बताएंगे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग को प्रिमिटिव में और इंटेंसिव में क्यों डिवाइड किया गया, एंड कॉमर्शियल फार्मिंग. ओके, उससे पहले एग्रीकल्चर का डेफिनेशन देख लेते हैं. क्लास 8 में आपने मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ा होगा एग्रीकल्चर का. तो एग्रीकल्चर का डेफिनेशन 2, एक तो जो सिंपल फॉर्म में होता है वो, दैट इज़ कल्टिवेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप. क्रॉप को ग्रो करने के लिए लैंड का कल्टिवेशन करना फार्मिंग कहलाता है. बट नाउ इन प्रेजेंट टाइम, cultivation of land with livestock ranching, dairy farming, cattle rearing, animal husbandry, mixed farming, ये सारा कुछ एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में होगा, बट इन मॉडर्न टर्म्स. ओके, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. किसमें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल फार्मिंग. ये तीनों को हम लोग रिटन वे में समझेंगे. ओके, जस्ट वेट. सबसे पहले तो 8 कैटेगरीज में इसको पॉइंट आउट कर लिया गया. ठीक है, शुरू से आपको हम समझाते चले आ रहे हैं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन को कोशिश करेंगे पॉइंट में लिखने का. आप जितना क्वेश्चन को पॉइंट में अटेम्प्ट करोगे
आपका क्वेश्चन का आंसर जो होगा उतना स्कोरिंग होगा, ठीक है। अदरवाइज आप पैराग्राफ में लिखोगे नंबर एवरेज होगा। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट वन इज लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट, मैकेनिज्म, मैन्योर, क्रॉप्स, सीड्स एंड टेक्नोलॉजी। पॉइंट कितना हो गया हमारे पास? टोटल 9 पॉइंट्स। इस 9 पॉइंट को तीनों में लिखेंगे। किसमें किसमें? पहला तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, ठीक है। एंड थर्ड वन इज कॉमर्शियल। यहाँ आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। इसी फॉर्मेट को इसी टर्म में एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ नहीं कर लेंगे, ठीक है। लिखने के लिए वे जो होगा आपका प्रॉपर वे वो यही होगा। जब भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए आए कॉलम बना के तब डिफ्रेंशिएट करोगे। ये नहीं कि पहले पता चला एक पैराग्राफ प्रिमिटिव का लिख दिए, दूसरे पैराग्राफ में इंटेंसिव लिख रहे हैं। जब भी डिफ्रेंशिएट करने दिया जाए कॉलम बना के तब डिफ्रेंशिएट करोगे। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट में है लैंड। तो लैंड में क्या होगा? प्रिमिटिव में हमारे पास लैंड जो होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है, बट प्रोडक्शन हाई होगा, ठीक है। प्रिमिटिव में स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड होता है बट प्रोडक्शन हाई। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न ये है कि प्रिमिटिव फार्मिंग में या ओल्ड टेक्निक से फार्मिंग जो होता है उसमें लोग ज़्यादा इंगेज होते हैं। तो ऑब्वियस है लोग ज़्यादा इंगेज होंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो लैंड एरिया कम होगा। नेक्स्ट इज इंटेंसिव में क्या? इंटेंसिव में भी सेम, स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, ठीक है, स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, प्रोडक्शन इज हाई, ठीक है। कॉमर्शियल में क्या होता है? लैंड एरिया बिग होता है, लैंड एरिया जो होगा वो बिग होगा। क्यों बिग होगा? क्योंकि एक बड़े से लैंड एरिया को हम कवर करके उसके ऊपर क्रॉपिंग करते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्शन क्या होता है? तो प्रोडक्शन इसका लो, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, हाई प्रोडक्शन नहीं होगा पर हेक्टेयर पे। क्यों हाई प्रोडक्शन नहीं होगा? ऑब्वियस है लैंड एरिया ज़रूर इसके पास ज़्यादा है, ठीक है, हाई मॉडर्न टेक्निक या मॉडर्न मशीन्स, मॉडर्न टूल्स, हाइडिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सब कुछ यूज़ होता है, बट प्रोडक्शन जो होगा वो इसका लो होगा। क्योंकि लैंड एरिया कवर होता है बट इसके पास लैंड एरिया जो है वो लार्ज कवर होगा बट बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं होता है। मतलब अगर हम इसको एक दूसरे टर्म में समझें कि जैसे हमारे पास 100 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, ठीक है, टोटल 100 हेक्टेयर है, उस 100 हेक्टेयर में 80 हेक्टेयर का जो लैंड एरिया होता है वो होता है प्रिमिटिव के लिए, प्रिमिटिव और इंटेंसिव के लिए, बट ये छोटे छोटे टुकड़े में बटा होता है, ठीक है, इस तरह से ये बटा होता है। लेकिन ये जो 20 हेक्टेयर का जो एरिया है ये पूरा हेक्टेयर एरिया जो होता है वो लार्ज हेक्टेयर एरिया होता है, ठीक है, इस तरह से। अब ये लार्ज हेक्टेयर एरिया ऑब्वियस है तो 20% में, तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन इसके जैसा कर नहीं पाएगा 80% के जैसा, ठीक है। और पूरे 20% एरिया को हम कवर कर भी नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारा 80% जो एरिया है वो खरीफ क्रॉप भी ग्रो होता है, रबी क्रॉप भी ग्रो होगा एंड ज़ैद क्रॉप भी ग्रो होगा, बट कॉमर्शियल में क्या होगा? सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं। तो ये सब कुछ हम आगे वाले पॉइंट में समझते चले जाएंगे। सेकेंड वन इज लेबर। लेबर क्या होता है? इसमें फैमिली मेंबर होते हैं। अब आप ऐसे ही नहीं लिख दोगे एग्जाम में, लेसन केयरफुली, बार बार आपको समझाया जाता है हर एक चीज़, फिर आप वही गलती करते हो। जब नोट्स बनता है, नोट्स में क्या करेंगे? जैसे एज इट इज़ जो बताया गया उसको वही लिख देते हो, थोड़ा सा इसको सेंटेंस में क्रिएट करेंगे। एंड सेंटेंस जनरेट करना ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। 10 क्लास के स्टूडेंट को नर्सरी LKG के जैसा ट्रीट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग बी मैच्योर एंड ट्राई करेंगे आंसर को थोड़ा सा जनरेट करना। और हाँ, जैसे हम बार बार बताते हैं कि वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कुछ आंसर लिख के आप कमेंट किया करें, ताकि हमको ये पता चले कि आपने वीडियो को कहाँ तक एक्सेसिबल बनाया, कहाँ तक उस वीडियो को आप समझ पाए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है?
फैमिली मेंबर के साथ साथ वेज लेबर होते हैं। वेज लेबर कहने का मतलब है जिनको हम लोग हायर करते हैं, एंड इसमें सिर्फ वेज लेबर। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट अर्निंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट लो होगा। क्यों? क्योंकि गरीब लोग होते हैं, पुअर फार्मर होते हैं। यहाँ पे एवरेज, ठीक है, और यहाँ पे हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग के प्रोसेस से किया जाता है इसको। मार्केट, मार्केट के लिए नो नीड होगा यहाँ पे। अब नो नीड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है या यहाँ पे जो हम लोग क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, जो क्रॉप ग्रो होता है, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, तो ऑब्वियस है मार्केट का जरूरत नहीं होगा। फिर भी जो सरप्लस बच जाता है उसको हम लोग कहाँ, नियर मार्केट में सोल्ड करते हैं। ठीक है। यहाँ पे नियर मार्केट के साथ साथ टाउन एंड सिटीज़ वाला एरिया होगा। ठीक है। और ये नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों में, मतलब नेशनल मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल क्रॉप ग्रो किया जाता है। मैकेनिज्म क्या होगा? तो जो भी मशीन यूज़ करेंगे, कौन सा मशीन यूज़ करते हैं इसके लिए? सिकल, डिगिंग स्टिक, हो, ठीक है, प्लग। यहाँ पे क्या यूज़ होगा? ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर्स। यहाँ पे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर्स ये तीनों, इसके साथ स्प्रिंकलर यूज़ होता है ताकि वाटर को थोड़ा सा हार्वेस्ट किया जा सके, वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। ठीक है। ऑब्वियस है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले प्रिमिटिव थे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो इंटेंसिव हुए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो कमर्शियल हुए। तो थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे भी सोचेंगे कि क्या होना चाहिए। प्रिमिटिव में थोड़ा सा बिल्कुल एंशियंट होगा, फिर थोड़ा सा लोग मेडिएवल में आएंगे, एंड देन मॉडर्न, जो आप लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते चले आए हैं। 6 क्लास में एंशियंट पढ़े थे, 7 में मेडिएवल एंड 8 में मॉडर्न। तो समझेंगे कि 6 क्लास में हमने प्रिमिटिव पढ़ा, 7 में इंटेंसिव में पहुंच गए, और 8 क्लास में कॉमर्शियल फार्मिंग को यूज़ करने लगे। नाउ नेक्स्ट इज मैन्योर। मैन्योर में क्या होगा? नेचुरल होगा। इसमें क्या होगा? केमिकल फर्टिलाइजर होगा। इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉप्स में क्या होगा? नेचुरल क्रॉप्स। ठीक है। यहाँ पे सॉरी, सीड्स में नेचुरल होगा। ठीक है, सीड्स में नेचुरल। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इसमें भी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉप्स। क्रॉप में क्या होगा? तो क्रॉप में मिक्स्ड। मिक्स्ड क्रॉप कहने का मतलब है खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप एंड रवि क्रॉप। ठीक है। यहाँ पे क्रॉप क्या होगा? यहाँ पे भी मिक्स्ड होगा, बट उसके साथ साथ डिमांडेड भी होगा, जो क्रॉप बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है। और यहाँ पे क्या होता है? सिंगल क्रॉप ग्रो होता है। या तो टी ग्रो होगा तो पूरे लैंड एरिया पे टी होगा, कॉफ़ी होगा तो पूरे एरिया पे कॉफ़ी, एंड रबर होगा तो पूरे एरिया में रबर ग्रो होगा। ठीक है। इट मीन्स सिंगल क्रॉप ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया। ये होता है कमर्शियल फार्मिंग में। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होगा? एडवांस टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है। यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब एक छोटा सा चीज़ समझेंगे, ठीक है, जो बताना चाह रहे हैं वो ध्यान से। लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट, मैकेनिज्म, मैन्योर, क्रॉप, सीड्स, टेक्नोलॉजी पढ़ लिए। ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट, मैकेनिज्म, मैन्योर, क्रॉप्स, सीड्स, टेक्नोलॉजी। ये क्लियर? इसके बाद ये सारा कुछ लास्ट में लिखेंगे, पहले जो होगा वो लिखेंगे डेफिनीशन तीनों का। डेफिनेशन क्या होगा? तो लैंड, कैपिटल, लेबर, मार्केट, मैकेनिज्म, ये सबको मिलाकर एक कंक्लूजन निकालेंगे। किस पे? प्रिमिटिव फार्मिंग में। तो प्रिमिटिव फार्मिंग में क्या होगा? फार्मिंग लीड्स ओवर अ स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड फॉर ओनली सेल्फ कंजम्पशन।
अगर हम ये लिख दिए तो ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए ग्रो किया जाता है। यहाँ पे फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड सरप्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्फ कंजम्पशन, यहाँ पे सरप्लस, यहाँ पे फॉर प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए। अब आपके पास टोटल 9 पॉइंट है। अब 9 पॉइंट में हम क्या करेंगे, अगर ये 5 मार्क्स में आ गया तो पहला जो है डेफिनेशन, ठीक है, और उसमें लैंड, ये दोनों मिला देंगे कि जो लैंड होता है वो स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड होता है, बट पर हेक्टेयर ग्रो जो होता है वो हायर होता है, एंड इट इज़ ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन। दूसरे में लेबर एंड कैपिटल, ये दो मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया डेफिनेशन प्लस लैंड एरिया। ठीक है, डेफिनेशन प्लस लैंड एरिया, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका बन गया ये लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, या फिर चाहो तो लेबर, कैपिटल एंड मार्केट को एक साथ मर्ज कर दो। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में मैकेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी, ये पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, मैन्योर अलग से हो जाएगा एंड क्रॉप्स एंड सीड्स ये एक साथ। तो आपके पास टोटल 5 पॉइंट हो गया। अब आप ये सोचेंगे कि अगर हम 5 पॉइंट लिखेंगे तो हमको मार्क्स हो सकता है कम मिल जाए, या फिर हम 7-8 पॉइंट लिखते हैं तो मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। सीबीएसई का हमेशा शुरू से एक मार्किंग स्कीम बना होता है। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट एंड 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट। तो जितने भी एग्जामिनर होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं वो उसी बेस पे कॉपी चेक करते हैं। 5 पॉइंट्स है, देन दे विल गिव यू 5 मार्क्स, 5 आउट ऑफ 5, and otherwise question will be asked in 3 marks, then they will give 3 out of 3. Now next, आपके बुक में झूमिंग एग्रीकल्चर दिया हुआ है। ठीक है, इसी झूमिंग कल्टीवेशन को या इसी झूमिंग एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और स्लैश एंड बर्न। क्या रीज़न है कि इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहा जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? फर्स्ट इज वर्ड जो है ये झूमिंग है। ठीक है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि झूमिंग फार्मिंग जो है या झूमिंग एग्रीकल्चर जो है ये वर्ड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लिया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहने का मतलब है हमारा जो 7 सिस्टर जो स्टेट कहलाती है, 7 स्टेट जो है उस स्टेट से। एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ झूमिंग? झूमिंग मीन्स झूमना। ठीक है, इसको हम लोग पेंडुलम से ले सकते हैं। जैसे पेंडुलम जो होता है वो झूमता रहता है इधर से इधर। ठीक है, इस वे में। तो मतलब एक बार एग्रीकल्चर यहाँ करते हैं, फिर एग्रीकल्चर घूम के यहाँ आकर करते हैं, फिर मूव करके यहाँ पे कर रहे हैं, फिर मूव किए यहाँ पे, फिर मतलब मूव करते रहते हैं, झूमते रहते हैं। तो दैट इज़ शिफ्टिंग, मतलब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना। यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए, फिर यहाँ शिफ्ट किए, फिर इधर शिफ्ट किए। तो वो क्यों? लैंड को छोड़ के दूसरे जगह कल्टीवेशन करते हैं, एक जगह के लैंड को छोड़कर, फिर दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं, ताकि वो अपना फर्टिलिटी रीगेन कर सके। याद होगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले में हमने लैंड यूटिलाइजेशन जो पढ़ा था उसमें बताया है उस वीडियो में। तो इस चीज़ को जानना है तो प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो में लिखा हुआ है लैंड यूटिलाइजेशन एंड लैंड पैटर्न। तो उसमें क्या बताया गया था उस वीडियो में? आपको ये बताया गया कि क्यों लोग लैंड को छोड़ देते हैं फर्टिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। स्लैश एंड बर्न क्या है? मतलब जहाँ पे पेड़ पौधा होता है या फिर थॉर्नी बुशेज और श्रब्स या फिर कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे जैसे होते हैं, वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर करना है तो उसको पहले काट दिया जाता है, या फिर जंगल जैसा है फॉरेस्ट एरिया है उसको साफ़ करके वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। तो काट के उसको पहले छोड़ दिया गया एंड बर्न कर दिया गया, उसको जला दिया गया, ताकि उसका जो सड़ा गला अवशेष है या सड़ने के बाद, जलने के बाद, पूरी तरह से डिकम्पोज होने के बाद, डिस्ट्रॉय होने के बाद वो उसी जगह पे रह जाए। और काम क्या करेगा? वो काम करेगा नेचुरल मैन्योर का। ठीक है, जो अभी हम लोग मैन्योर वाले में पढ़ रहे थे, किसमें? प्रिमिटिव फार्मिंग में बताए थे कि प्रिमिटिव फार्मिंग में लोग नेचुरल मैन्योर का यूज़ करते हैं, वहाँ पे लोग फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है कि स्लैश किए, काट दिए एंड बर्न कर दिए, जला दिए, तो उसका जो पार्ट्स है, जो डिकम्पोज पार्ट है वो वहीं रह जाएगा, और उसके बाद उस मिट्टी के लिए वो
किसका काम करेगा, मैन्योर का काम करेगा या फर्टिलाइज़र के जैसा काम करेगा, मतलब उस मिट्टी के फर्टिलिटी को ग्रो करेगा, इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। नाउ नेक्स्ट इज दिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मेक्सिको, एम फॉर मिल्पा एंड एम इज मेक्सिको। तो थोड़ा सा हम लोग रिलेट करेंगे तो याद होगा, अदरवाइज हम चाहेंगे कि किसी चीज़ को रट लें, इट इज़ इम्पॉसिबल। रट लेंगे एग्जाम में जाके भूल जाओगे तो फिर वो दिमाग से निकल ही जाएगा। तो कोशिश करेंगे किसी चीज़ को रिलेट करके याद करें। नेक्स्ट इज इट इज़ मिल्पा इन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कॉनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील, र का प्रोनाउंसिएशन हल्का सा हो रहा है, इट इज़ रोका, रोका इन ब्राज़ील। मसूल इन सेंट्रल अफ्रीका, मैसूल इन सेंट्रल अफ्रीका। लेदांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। In India, this primitive form of cultivation is called bewa or dahiya. Bewa and dahiya, it is in Madhya Pradesh. Podu and penda in Andhra Pradesh. Podu and penda in Andhra Pradesh. Pamadabi in Koman और Bringa in Odisha. पामादाबी और कोमान और ब्रिंगा इन ओडिशा। पामादाबी, कोमान एंड ब्रिंगा, ऑल दीज आर थ्री वर्ड्स आर सेम इन ओडिशा। कोमारी इन वेस्टर्न घाट, वेल इन वॉल्टर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वॉलरॉर वॉल्टर, इट इज इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान। खिल इन द हिमालयन बेल्ट, कुरवा इन झारखंड एंड झूमिंग, इट इज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो वर्ल्ड वाइड नेम क्या है झूमिंग कल्टीवेशन का या झूमिंग फार्मिंग का, और इन इंडिया डिफरेंट स्टेट में इसका क्या नाम है, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले जो टॉपिक था वो था प्रिमिटिव, मतलब ये जो टॉपिक दिया है वो प्रिमिटिव में दिया है। ठीक है, प्रिमिटिव के बाद इंटेंसिव एंड कॉमर्शियल, नेक्स्ट पेज में देखेंगे। प्रिमिटिव के बाद इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड देन इज कॉमर्शियल फार्मिंग। तो इंटेंसिव भी हम लोग पढ़ चुके, कॉमर्शियल भी पढ़ लिए, प्रिमिटिव भी पढ़ चुके। ठीक है, इसको फिर से रीड करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बुक में लॉट्स ऑफ थिंग दिया रहता है, हो सकता है आप लोग बुक में देखेंगे कुछ और दिया हो, कहीं और पे कंफ्यूज हो जाए। तो याद करने के लिए जो सिंपलेस्ट फॉर्म था वो आपको हम बता चुके हैं। वैसे भी जो भी आपके लिए सिंपलेस्ट होता है वो हम सिंपल टू सिंपलेस्ट आपके लिए लेकर आते हैं। लॉट्स ऑफ थिंग अवेलेबल है नेट पे एंड लॉट्स ऑफ यूट्यूब चैनल पे। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता है कि थोड़ा सा वो एक्सप्लेन नहीं किया होता है। ऑब्वियस है, थोड़ा सा टफ वर्ड भी जानना चाहिए, या किसी के लिए जो टफ है वो पता होना चाहिए। बट यूट्यूब चैनल पे या फिर जो भी अदर साइट्स है या फिर नेट पे जो अवेलेबल होता है वो क्या है ना, प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो अभी आपको प्रिपरेशन नहीं करना है किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। फिलहाल जिस एग्ज़ाम के लिए जैसे प्रिपरेशन करना है, जिस लेवल का प्रिपरेशन चाहिए वो हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तो 10 क्लास के लिए जैसा चाहिए, जैसा होना चाहिए प्रिपरेशन एज इट इज़, हम लोग वो प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट इज हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न देखेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न में अकॉर्डिंग टू सीज़न इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न एंड समर सीज़न। तो 3 क्रॉप है, रबी, खरीफ एंड जैद। अब इस 3 क्रॉपिंग पैटर्न को भी याद करने का एक तरीका है। कैसे याद करेंगे इसको? फर्स्ट वन इज रबी क्रॉप आर ग्रोन इन विंटर, और रबी क्रॉप आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्ट इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। अक्टूबर टू दिसंबर में इसको सो किया जाता है एंड अप्रैल टू जून में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। हार्वेस्ट करना मतलब काट के रख लिया जाना, ये स्टोर कर लिया जाता है। तो रबी क्रॉप किस चीज़ के लिए हो गया? विंटर के लिए। ठीक है, रबी क्रॉप इज फॉर विंटर, खरीफ क्रॉप इज फॉर रेनी। ऑब्वियस है, रबी क्रॉप इज फॉर विंटर एंड खरीफ क्रॉप इज फॉर रेनी। रबी के लिए हम लोग जस्ट अपोजिट करके याद करते हैं, क्योंकि 2 हम लोग का स्टेबल क्रॉप है, व्हीट और राइस। तो रबी के लिए राइस नहीं होगा, रबी के लिए आर से रबी तो व्हीट होता है, एंड खरीफ के लिए राइस होगा। ठीक है, इट मीन्स रेनी सीजन राइस, विंटर सीजन व्हीट, WWRR, एंड रबी एंड खरीफ। अब बच क्या गया?
विंटर एंड रेनी हो गया, ठीक है, विंटर एंड रेनी। और विंटर और रेनी के बीच में क्या होता है, अभी आप लोग देख रहे हैं कि समर सीजन चल रहा है, समर के बाद रेनी सीजन शुरू होगा और रेनी के बाद विंटर। अब बोलेंगे सर समर के बाद तो रेनी है एंड रेनी के बाद विंटर है, रेनी और विंटर के बीच में क्या आया, नहीं। तो थोड़ा सा अपोजिट क्या देखेंगे, अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में, जनवरी फरवरी का टाइम जो होता है वो विंटर का होता है, ठीक है, विंटर के बाद समर एंड समर के बाद रेनी। तो यहाँ पे देखेंगे विंटर के बाद समर एंड समर के बाद रेनी, ठीक है। तो विंटर और रेनी के बीच में समर आ गया, ठीक है। विंटर के लिए क्या था, रवि, एंड रेनी के लिए खरीफ। बच गया क्या, जेद। जेद में कौन सा क्रॉप होगा, किस तरह का क्रॉप होगा, तो ऑब्वियस है समर सीजन में कैसा क्रॉप चाहिए, समर सीजन में हमको वो क्रॉप चाहिए जो जिसमें पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। किस तरह के क्रॉप में पानी ज़्यादा होता है, कुकुम्बर, ठीक है, वाटरमेलन, ठीक है। फ्रूट अगर ले लेंगे तो फ्रूट में ऑरेंज, ठीक है, ये भी क्रॉप ही है, बट ऑरेंज और जो भी फ्रूट है इसको हम लोग हॉर्टिकल्चर में लेते हैं, HORTI एंड CULTURE, हॉर्टिकल्चर। जो भी है, जो भी हम एग्रीकल्चर करते हैं या फिर किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं, उसको कल्चर से डिनोट करते हैं। तो हर चीज़ में ऐड हो जाता है क्या, कल्चर। जैसे एग्री, एग्री मीन्स क्रॉप ग्रो करते हैं तो एग्रीकल्चर, ठीक है। फ्रूट ग्रो करेंगे, फ्रूट में लगे होते हैं, एंगेज होते हैं, फ्रूट का प्रोडक्शन करते हैं, हॉर्टिकल्चर। उसी तरह से VC कल्चर है, PC कल्चर है, सेरीकल्चर है, ठीक है, दैट इज़ फॉर बीज के लिए और फिश ब्रीडिंग के लिए। तो जिस भी एक्टिविटी में लगे होते हैं वो देखेंगे कि जब भी आगे स्टडी करेंगे इसके बारे में या फिर नेट पे अगर सर्च करोगे तो सब में देखेंगे CULTURE कल्चर वो लगा होता है, ठीक है। तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हैं। अभी आई थिंक कि आपको ये याद हो गया होगा, विंटर, रवि, रेनी, खरीफ, समर, जैद। समर में ये क्रॉप याद है, ऑब्वियस है। रवि के लिए विंटर, W से विंटर तो W से वीट, R से रेनी तो R से राइस, ठीक है। ये कम से कम इतना याद रखेंगे तो आगे के लिए थोड़ा सा आसान होगा। नाउ अभी हम लोग क्रॉपिंग सीज़न के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो क्रॉपिंग सीज़न 3, रवि, खरीफ एंड जैद, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंट्रो पार्ट में। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि जब भी इसका भी अगर डिफ्रेंशिएट आगे आ जाए रवि और खरीफ के बीच में, खरीफ जैद के बीच में या रवि और जैद के बीच में, तो किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट वन इज सीजन, सेकंड टाइम, थर्ड क्रॉप्स एंड फोर्थ एरियाज। सबसे पहले सीजन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, याद करने का तरीका भी बताए। रवि के लिए विंटर, खरीफ के लिए रेनी एंड जैद के लिए समर, ठीक है। टाइम क्या होगा, अक्टूबर टू दिसंबर, सोइंग का टाइम, एंड हार्वेस्टिंग अप्रैल टू जून। रेनी सीजन वाले क्रॉप में, खरीफ वाले में जुलाई अगस्त सोइंग सीजन होगा एंड सितंबर अक्टूबर हार्वेस्टिंग का। जैद के लिए अप्रैल टू जून का ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, अप्रैल, मई एंड जून। नेक्स्ट इज क्रॉप क्या होगा, व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मतलब वैसा क्रॉप जो गेहूं के जैसा हो, ठीक है, जिसका आटा बनता हो वो सारा। नेक्स्ट इज खरीफ वाले में क्या होगा, जो दाल के जैसा होगा, पल्सेस के जैसा, मेज, ज्वार, बाजरा, रागी, पल्सेस। पल्सेस में तूर, मूंग, उड़द, ये सारा भी होगा। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं कि खरीफ वाले में जब देखेंगे तो पल्सेस में तूर, उड़द, मूंग ये अलग से लिखा हुआ मिलेगा। नाउ इन जैद, जैद में बता चुके कि जैद जो है वो समर क्रॉप होता है। तो समर के सीज़न में किस तरह का क्रॉप चाहिए, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, वो कोकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मिलन, etc। एंड नेक्स्ट इज एरिया। रवि के लिए जो बेस्ट एरिया है वो है पंजाब एंड हरियाणा का। तो ये से भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो पंजाब हरियाणा में ज़्यादा होगा, देन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। खरीफ जो होगा उसके लिए वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये मेन एरिया है। तो ऑब्वियस है कि राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा,
तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होगा वो वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे जो एक मेन क्रॉप है राइस वो छूट गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज इसके लिए एरिया उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो ये तरीका है कि आप कैसे किसी के क्लासिफिकेशन को, किसी के टाइप्स को या किसी के बीच में डिफ्रेंसिएशन को याद कर सकते हैं या कैसे किसी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है, ठीक है। इस तरह से अगर आप लिखते हैं पॉइंट में तो आई होप कि आपको जल्दी याद भी होगा। जैसे आप पैराग्राफ में लिख लेते हैं तो हो सकता है आप पॉइंट 1-2 पॉइंट भूल जाओ, बट इस तरह से अगर आप पॉइंट में कर लो दैट इज सीजन, टाइम, क्रॉप एंड एरियाज, तो ये आगे के लिए आपको याद रहेगा। सेम एज इट इज जैसे अभी आपको प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल के बारे में बताया गया। 9 पॉइंट डिस्कस किए थे। लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट, मैकेनिज्म, मैन्योर, क्रॉप, सीड्स, टेक्नोलॉजी, डेफिनेशन, ठीक है। और इसको कैसे 5 पॉइंट में लिखेंगे वो भी डिस्कस किए थे। तो वीडियो में कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो वापस फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक के लिए इतना ही। मेजर क्रॉप्स जितने भी हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।